नेवर लूज होप। अगर आपको पता है कि यार एक भी पॉसिबिलिटी है तो हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाला तो यहां 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। NH4Cl, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन NH4 प्लस किस में जाएगा? हाँ तो दोस्तों कैसे हो? बढ़िया हो? तो अभी आपकी तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो आज अपन जो है थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। और सिंस अभी है ना लास्ट के कुछ 50-52 दिन बच रहे हैं, तो एक छोटी सी बात आपको मेरे को डिस्कस करनी है, क्योंकि अभी कई लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही होगी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, आपके बोर्ड भी हैं तो बोर्ड कैसे अपने को फाइट करने हैं, साथ के साथ बोर्ड के साथ साथ जेई मेंस अपने को किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, और अभी 2 साल की जर्नी अपने पास थी। 11th भी हमने पढ़ा, 12th भी हमने पढ़ा। तो 11th क्लास के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स थे। अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी 12-15 चैप्टर्स थे, और अपने पास बायो सॉरी 12th की केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर्स है। तो रफली अपने पास 30 के आसपास हर सब्जेक्ट में अपने पास चैप्टर्स है। ठीक है, तो टोटल 90 चैप्टर्स हो गए अपने पास। दिन अभी 50-55 के आसपास बचे हुए हैं। तो इन 50-55 को अपन मैक्सिमाइज कैसे करें? ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि कई लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी होगी। छोड़ी है नहीं छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। और कई लोगों की उम्मीद अभी भी कायम है। ठीक है, तो चलो पहले तो अपने को उम्मीद कायम रखनी है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज अपने को लेके चलनी है। इन पॉसिबिलिटीज को लेके ना मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आई होप सो कि आपने सुनी हो और आप लोगों ने पहले भी मोटिवेशन फील किया हो, और मैं भी ये स्टोरी आज आपको सुना देता हूं, ताकि आपके अंदर कई लोगों के अगर मोटिवेशन डाउन हो या फिर जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हो तो वो वापस से अपनी उम्मीद जगा सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बहुत दिनों से शेयर भी करना चाहता था आप लोगों के साथ, तो चलो आज डिस्कस कर ही लेते हैं। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अपन वैसे देखें तो कभी अपने को ना सोचना ये बंद नहीं करना चाहिए कि यार क्या होगा। ठीक है, हर बार अपने को सारी चीजों के लिए ऑन रहना चाहिए। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज देखते हुए चलना चाहिए। तो एक बार क्या था, बहुत पुरानी बात है, एक चोर था। अच्छा, काफी लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ना, तो कोई बात नहीं। एक चोर था, चोर था तो चोरी करेगा। ठीक है तो चोर चोरी किया करता था अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, तो मुझे राजा महाराजा के टाइम की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि ना राजा के उसमें महल में उसने चोरी कर ली। चोरी कर ली तो उसके जो गार्ड थे वो उसको पकड़ के ले गए और उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, जेल में बंद करने के बाद में क्या हुआ कि फिर होता ना कि जैसे अब आजकल के टाइम पे क्या होता है, जेल में बंद करेंगे तो कोर्ट में पेशी होगी। पहले क्या था कि राजा के सामने उसको पेश किया जाता था, हाँ दरबार में। तो वहां पे पेश किया गया, पेश किया गया तो क्या हुआ कि जो राजा था, राजा काफी जालिम राजा था, मतलब तुरंत शूट एंड साइट वाला राजा। तो उसने क्या करा कि यार एक काम करते हैं, इसको फांसी की सजा दे देते हैं। तो उसने तुरंत जो चोर था उसको क्या उसका प्रॉब्लम सुना और उसको फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देने के बाद में अब जैसे ही फांसी की सजा अपने राजा ने सुनाई, तुरंत क्या हुआ, तुरंत जो चोर है वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। ठीक है, चोर ने बहुत जोर से हंसना चालू कर दिया। अब हंसना चालू कर दिया तो क्या हुआ, उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि राजा को लगा कि यार इसको मैंने तो फांसी की सजा दी है, ये हंस क्यों रहा है भाई साहब। ठीक है, तो राजा ने पूछा कि भाई मैंने तेरे को मरने की सजा दी है, कोई ऐसे थोड़ा ना कि तेरे को कोई मैं हीरे जवाहरात दे रहा हूँ। तो उसने बोला कि यार अब बात ही कुछ ऐसी है, अभी 1 सप्ताह पहले मुझे एक योगी जी मिले थे। योगी जी ने मुझे एक कला सिखाई कि मैं एक उड़ मतलब जो घोड़ा होता है नॉर्मल, उसको उड़ना सिखा सकता हूं। और 1 सप्ताह बाद अब आपने मेरे को सजाए मौत दे दी, तो अब कुछ समय के बाद में क्या होगा, ये जैसे मैं मरूंगा तुरंत ये कला भी खत्म हो जाएगी। राजा को लगा अरे साला, इसको तो घोड़े को उड़ाना आता है। उसने सोचा कि अगर ये घोड़ा उड़ाने की कला मेरे पास आ गई, या फिर अगर मेरा घोड़ा उड़ने लग गया, तो मैं दुनिया में जितने भी जगह हैं सब जगह अपना कब्जा होगा। उसने बोला यार ठीक है, एक काम करते हैं, उसको मारते नहीं। तो राजा ने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा घोड़ा उड़ा दोगे? उसका एक बहुत फेवरेट घोड़ा था राजा का। उसने बोला डेफिनेटली उड़ा दूंगा, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? क्योंकि इसमें 1 साल का समय लगेगा।
तो राजा ने बोला 1 साल का समय लगेगा, कोई बात नहीं, तेरे को आज मारूंगा, 1 साल बाद मारूंगा, मरना तो तेरे को है, 1 साल बाद मार देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसने बोला कि यार मुझे एकांत में भी रहने को चाहिए। ठीक है, एकांत में मैं रहूंगा एक पर्टिकुलर जगह में। ठीक है, उस एरिया में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो राजा ने उसको ये स्पेस दे दिया और बोला कि ठीक है, तुम अपने परिवार की चिंता मत करो, परिवार और का टेंशन मत लेना, तुम बस अपना मन तन मन धन से पूरा इस घोड़े को उड़ाने में लगा दो। तो चोर को ठीक है, चोर खुश हो गया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा 1 साल का समय मिल गया। और फिर वो तुरंत कहाँ गया, अपनी फैमिली के पास सबसे पहले। तो फैमिली में गया तो उसकी बीवी थे, बच्चे थे। तो बीवी को तो लगा था कि वो अब तक तो मर गया होगा, लेकिन वो अपने पति को देख के थोड़ा खुश हो गई। उसने बोला कि यार ये कैसे हुआ। तो उसने बोला कि मैंने ऐसे बताया है कि मैं राजा के घोड़े को उड़ा दूंगा 1 साल के अंदर। तो उसकी पत्नी बोली यार तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें तो घोड़ा उड़ाना तो आता ही नहीं है। उसने बोला कि नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं इस बात से 1 साल तुम्हारे पास तो रहूंगा। फिर उसकी पत्नी बोली यार 1 साल रहने से क्या फायदा हो गया, तो मरना तो तुम्हें 1 साल बाद भी है। उसने बोला यार इतनी जल्दी मैं उम्मीद कैसे हारूं। अब मैंने ये झूठ बोला, इसके पीछे 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि राजा जो है ना वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, मतलब राजा क्या, राजा तो बूढ़ा है। उससे पहले पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि हो सकता है कि मैं नेचुरल डेथ मर जाऊं। अरे हो सकता नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर खुद ही नेचुरल मर जाऊं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, राजा बहुत बूढ़ा है, तो राजा क्या है, राजा भी मर सकता है ना। तीसरा, वो घोड़ा भी मर सकता है। समझ नहीं है, राजा भी बूढ़ा है, घोड़ा भी बूढ़ा है, तो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो मैं वैसे ही फ्री हो जाऊंगा। और जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 साल के बाद में मैं घोड़ा ही उड़ा दूं। समझ में। तो ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज थी। और हुआ यही कि एक्चुअली कुछ समय के बाद में वो एक जो बाहर के जो राजा थे उन्होंने अटैक किया और वो राजा मर गया और उसकी सजा जो है वो माफ हो गई। लेकिन इस कहानी से मुझे समझ में क्या आया कि नेवर लूज होप। अगर आपको पता है कि यार एक भी पॉसिबिलिटी है तो हम कर सकते हैं। तो अभी अपने पास कितने दिन बच रहे हैं, 50-55 दिन बच रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देख लो कि जो अपना घोड़ा है उसको अपने को 50-55 दिन के अंदर उड़ा दे लो। ठीक है, हमने 2 साल मेहनत भी कर ली है, करिए नहीं करिए। ठीक है, 2 साल हमने मेहनत कर ली, तो अब अपना जो टाइम है वो आ चुका है। उस टाइम को अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज कर गए, ये 50-55 डेज, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, मतलब लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अपने को करेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। समझ में आ गया। तो अपन चालू करते हैं एक बार। तो आपके पूरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास टोटल टॉपिक्स कितने हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में, हाँ, जो जेई मेंस में आ रहे हैं, बताओ 11th क्लास में और 12th क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स है, कोई बताना चाहेगा। 11th क्लास के टॉपिक्स कौन बताना चाहेगा, जेई मेंस के टॉपिक्स। देखो अभी तो अपन अंदर की बात ही नहीं कर रहे, पहले तो ये तो पता चले कि टॉपिक्स कौन कौन से। अगर आपको टॉपिक्स ही नहीं पता है इसका मतलब अभी अपन बहुत नीचे हैं। अरे टॉपिक्स तो बताओगे, हाँ बताओ। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दूसरा कौन सा है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हो गया और एक केमिकल बॉन्डिंग हो गया। और कौन सा हुआ, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर अपना जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या आएगा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी अपन देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट है जो आएगा। उसके अलावा इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें हैं जो अपने को देखनी है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद में कौन सा है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में आपका केमिकल और आयनिक दोनों आ जाएगा। इसके बाद में रिडॉक्स आएगा। उसके अलावा आपका पी ब्लॉक आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक तो हट गया।
पी ब्लॉक और उसके बाद में आपका नॉमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी, और जीओसी और जीओसी, ठीक है, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक हाइड्रोकार्बन आप बोल सकते हो, बट हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसको 12th में रखे तो ज्यादा बेस्ट है, बट ठीक है, अपन एनसीईआरटी को उठाते तो ये टॉपिक्स अपने पास 11th क्लास में आएंगे। 12th क्लास में अगर अपन चले तो कोई और बताना चाहेगा 12th क्लास के टॉपिक्स? शुरुआत कहां से की थी? सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला कौन सा था? लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। लिक्विड सॉल्यूशन के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में हाँ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आपके पास केमिकल काइनेटिक्स आएगा। उसके बाद में हाँ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स और एरीन्स, ठीक है। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, साथ में एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद में कौन सा आएगा? आपका अमाइंस आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना अमाइंस आएगा। अमाइंस के बाद में कौन सा आएगा? बायोमोलिक्यूल्स। और अगर अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को देखें तो अपना कॉम्प्लेक्स, हाँ पी ब्लॉक एक, तो एक आपका कोऑर्डिनेशन और एक डी एंड एफ ब्लॉक है ना, ठीक है। और आपको थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी, ये भी आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस भी आपका आना चाहिए, क्या ये चीज समझ में ही नहीं है? तो ये अपने मोटा मोटा चैप्टर्स है। अगर इसमें देखें तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और एक थोड़ा बहुत 10.5, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, रफली 22, ठीक है। तो 2 चैप्टर ऐसे, एक तो ये वाला चैप्टर और एक स्टेट्स ऑफ मैटर, ये लेकिन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अपने पास टोटल रफली देखा जाए तो 20, 22 के आसपास चैप्टर अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 22 चैप्टर है, इसमें अगर अपन फिजिकल के देखें तो फिजिकल के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, 5 तो ये और 3 ये है ना, ठीक है। 3 आपके पास ही हो गए। अच्छा, ऑर्गेनिक के कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक में अगर अपन देखेंगे तो ये आइसोमेरिज्म, आपका जीओसी, ठीक है, और आपका ये 3, 4, 5 चैप्टर और हो गए। अच्छा, फिजिकल के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सॉरी, इनऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और आपके ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक, ये कुछ अपने किसके हैं? इनऑर्गेनिक के। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अपने पास क्या है? 5 और 3, 8 उसके फिजिकल के। आपके पास ऑर्गेनिक के कितने हैं? 5 और 3, 4, बस यही 8 के आसपास इधर है। और इनऑर्गेनिक में भी कितने हैं? 3 और 3, 4 ये। तो टोटल मिला के रफली 8 चैप्टर ही मान लो आप, 8 और 6 चैप्टर, ठीक है। रफली कितने हो गए टोटल? 20-22 के आसपास पहुंच जाएगा डेटा। अरे आए ना बोलना भाई, ठीक है। अब अपने को ये चैप्टर कवर करने हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंटरलिंक चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। जो एक पढ़ोगे 2 बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे हाँ, जैसे मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट को उठाओगे और रिडॉक्स को उठाओगे, है ना, इन 2 को उठा लो। जैसे अगर मैं उठाता हूं मोल को, मोल कंसेप्ट प्लस रिडॉक्स, 2 चैप्टर आप एक साथ उठा लो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। रिडॉक्स के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा? रिडॉक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और साथ में थर्मोडायनेमिक्स आपका साथ साथ चल रहा होगा हर जगह पे। तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे अगर अपने पास मोल और रिडॉक्स की बात करें तो मोल में आप देखो कि आप प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करो। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जेईई मेंस के कोई से भी 1 साल के, जब आपको लगता है कि 2000 आप देखोगे 21 से लेके, मैं अगर बोलूं 2021 से लेके 2025 तक के
जेई मेंस के पीवाई की उठा लो, ठीक है। इसके क्या करना है आपको, जेई मेंस के पीवाई की उठाने। अगर आपको इसमें भी लगता है कि यार मेरे को कौन सा साल उठाना है, पूरा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास 3-3 सब्जेक्ट है, तो कुछ नहीं करना, एक साल के उठा लो, ठीक है। एक साल के कोई भी 2021 से लेके 25 तक में, मान लो 2024 उठा लिया आप, ठीक है। 2024 के आपने पीवाई की उठाए। अब 2024 के आपके पीवाई की उठाओगे ना, तो उसमें पता चलेगा तुम्हें मोल कंसेप्ट के कौन से क्वेश्चन है और रिडॉक्स के कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पैटर्न एनालाइज करोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एक या दो टॉपिक से आते ही है, समझ में। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा केस बताता हूं, मोल कंसेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका कन्वर्जन का, ठीक है। आप देखोगे आपके पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कन्वर्जन का, मतलब मोलैरिटी से मोलैलिटी पूछ लेगा, समझ में नहीं है। एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कन्वर्जन, या सीधा कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा कि फलाना सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक क्वेश्चन तो ऐसा फिक्स होता ही है, क्लियर हो ना। तो ऐसे आप ये देखो कि यार इनमें से एक साल का करके देखोगे तो पता चलेगा कन्वर्जन के ऊपर कहीं ना कहीं कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होंगे। या आप देखोगे, मतलब एक तो किसका हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, उसके बाद में दूसरा किसका होगा, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत आसान चीज है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट एक आता है केमिकल रिएक्शन से लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये मान लो अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो 6 क्वेश्चन किस में से पूछे गए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से पूछे गए, ठीक है। इसका मतलब वो पढ़ के जाना है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहां पे काम आएगी ना, तो इसके साथ साथ कहां पे और काम आएगी, लिक्विड सॉल्यूशन। कहां पे काम आएगी, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में याद है ना आपको, लिक्विड सॉल्यूशन को अगर चैप्टर को डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर को अगर अपन देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या आता है बताओ। लिक्विड सॉल्यूशन में आपके पास क्या आएगा, हाँ आप देखोगे एक तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले तो एक आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और दूसरा क्या है बेटा, 3 तरीके के सॉल्यूशन थे, याद है। एक कौन सा था, गैस लिक्विड। गैस लिक्विड में आपके पास थी कहानी किसकी, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट आया था, अरे आया था नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में आपका आया था सॉलिड लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाला तो यहां 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। कौन कौन सी, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ठीक है। ये अपने पास 4 अपनी आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके 4 फॉर्मूले आए थे, है ना। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस आई थी, वो आई थी वेंटॉफ फैक्टर, है ना, ठीक है। वेंटॉफ फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक कहानी आई थी लिक्विड लिक्विड की, लिक्विड लिक्विड की। यहां आपको याद हो तो एक होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की 2 इक्वेशन बनाई थी और डाल्टन्स लॉ की 2 इक्वेशन बनाई थी और सॉर्ट आउट कर दिया था, बोलो भैया, है ना। तो आप मोटा मोटा जब देखोगे ना तो आप पाओगे पूरा चैप्टर आपका या तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे नहीं पूछा तो हेनरी लॉ पे क्वेश्चन पूछा है, हेनरी लॉ पे क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगर इस पे भी नहीं पूछा तो आपको लिक्विड लिक्विड में दे दिया कि भैया ये फलाना सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये तो इसके मोल्स इतने, ये ढिमकाना सॉल्यूशन है, इसके मोल्स इतने, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ वेपर प्रेशर कितना था, या लिक्विड में इतना वेपर प्रेशर है तो गैस में कितना वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसके साथ साथ कहां पे आ रही है, आपके लिक्विड सॉल्यूशन में भी आ रही है। तो एक तो ये टर्म तो आपको करनी करनी है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के साथ साथ आप पीओएसी को भी देख सकते हो, ठीक है। पीओएसी से क्या होगा, आपकी बैलेंसिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी फास्ट चली जाएगी। अगर नहीं करना है तो इट्स ओके, बैलेंस करके भी कर सकते हो। और यहीं पे एक कंसेप्ट ले लोगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, रिडॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, रिडॉक्स में एक प्राइमरी चीज क्या पढ़नी है, बैलेंसिंग। अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फिर आपको क्या देखना है, एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो ये 2 चैप्टर में आप है ना बस ये बनाओ, सबसे पहले तो मुझे क्या बैलेंसिंग आती है क्या, ठीक है, बैलेंसिंग आती है, उसके बाद में इक्विवेलेंट कंसेप्ट देख लिया,
ठीक है। और फिर जो 1 साल के पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लेना। आप देखोगे तो कम से कम नहीं तो आपको 1 साल के 10 से 11 या 12 एक चैप्टर से बता रहा हूं आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं। तो आइडिया लग जाएगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है। इसी में अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा कौन सा है? कंडक्टेंस है ना। इसमें आप देखोगे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इक्वेशन आएगी नस्ट इक्वेशन है ना, नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी आएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक में फैराडे लॉ, बस इक्वेशन लिखनी है। अरे आए ना, ठीक है। यहां पे आपके फैराडे लॉज आ जाएंगे। और इसके बाद में कौन सा आएगा? कंडक्टेंस में आपका मोलर कंडक्टेंस आएगा और सबसे ज्यादा देखोगे कोलरॉश लॉ। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपने क्या देखा? कहने का मतलब क्या है, आप जब चैप्टर को देखोगे 1 साल के क्वेश्चन करोगे, 2024 का उठाया तो 2024 के सारे क्वेश्चन करके देखो तो आइडिया लगने लगेगा कि यार एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं करता है वो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखोगे आप, लाइन से उठा के देखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। मैं आपको 4 जगह से बता रहा हूं, 4 क्या 5 जगह से बताता हूं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या नंबर ऑफ रेडियल नोड या एंगुलर नोड। ठीक है, ये 4-5 जगह से आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर बोल चलेगा एक ऑर्बिटल में एक पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल, मतलब क्वांटम नंबर ले देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे पूरा बड़ा सा चैप्टर जब आप क्वेश्चन करोगे 1 साल के तो पता चलेगा कि वो बहुत छोटे से चैप्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। यही चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप एक पर्टिकुलर जो भी, पहले तो देखो अगर 2021 से 25 तक के क्वेश्चन कर पाओ इट्स वेरी गुड। और अगर इसमें भी दिक्कत होती है तो 1 साल के 2024 के क्वेश्चन करो और उसके बाद में आप ये देखो कि अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रीमियमली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं है? तो अब आपको एक चीज करनी है, घर जाके क्या फिक्स कहानी आपको पता चल गया ना चैप्टर्स कैसे कैसे देखना है। ठीक है, हर चैप्टर सेम तरीके से देखना है, हर चैप्टर को सेम तरीके से फोकस करोगे। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, अगर आप कोई चैप्टर सुनना चाहते हो तो बताओ, मैं उस चैप्टर को भी सुना सकता हूं। सबसे टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगा पूरी केमिस्ट्री में? इक्विलिब्रियम लगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम लगा। यस सर, एग्री? अरे आए ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आयोनिक इक्विलिब्रियम को ब्रेक डाउन करें आपके सामने 10 मिनट के अंदर अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, चलो 10 मिनट में आयोनिक इक्विलिब्रियम अपन ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आयंस का इक्विलिब्रियम है। इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ो, आपको इस चैप्टर में 3 बातें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी बातें देखने को मिलेंगी? सबसे पहले तो एसिड होगा सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन में कौन होगा? सॉल्ट, या सॉल्यूशन में कौन होगा? सॉल्ट प्लस एसिड। और ये समझ में 3 बातें होंगी। एसिड में भी आपके पास क्या मिलेगा? एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। या आपके पास कौन हो सकता है? अच्छा, एसिड के साथ साथ बेस भी हो सकता है, समझ में आ गया ना? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कौन हो सकता है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बाद में वीक एसिड है ना, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, और लास्ट में क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड है ना। वीक एसिड में भी क्या है? एक तो मोनोप्रोटिक और एक कौन सा आएगा? पॉलीप्रोटिक। ठीक है, ये आपके पास एसिड के केस है। क्लियर? अब आप एसिड के अंदर बेस मिक्स करोगे, ठीक है, तो आपके पास सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट कैसा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसका अपन हाइड्रोलिसिस नहीं करते, याद हो तो। सॉल्ट किस में जाएगा? हाइड्रोलिसिस में। सॉल्ट किस में जाएगा? हाइड्रोलिसिस में। एसिड किस में जाएगा? आयोनाइजेशन में, है ना। ठीक है, अब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस में अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब NaCl टाइप का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अगर मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को लूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब CH3COO Na, तो इसमें क्या होगा? Na का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, CH3COO- का
हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। और अगर मैं किसको ले लेता हूं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस केस में किसका आयनाइजेशन होगा, सॉरी NH4Cl, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन NH4 प्लस किस में जाएगा, हाइड्रोलिसिस में। और आपके पास वीक एसिड प्लस वीक बेस आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा कौन से होते हैं, एक तो होते हैं पॉलीवेलेंट एनायन, पॉलीवेलेंट एनायन, दूसरा कौन सा, आपका एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है। एम्फीप्रोटिक मतलब जो एसिड और बेस, मतलब हाइड्रोलिसिस में जाएगा और आयोनाइजेशन में भी जाएगा। इसका पीएच आपने सुना होगा pK1 प्लस pK2/2, है ना। अच्छा, एक ये वाला भी आपने सुना होगा, अगर आपको ये याद हो रहा हो तो, C1K1 प्लस C2K2 का रूट, है ना, ठीक है। तो ये आपने कुछ कुछ सुने होंगे। अच्छा, और सॉल्ट और प्लस एसिड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन में आपका अगर एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, एसिडिक बफर का मतलब होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, अरे है ना, जैसे CH3COOH, ये कौन है, वीक एसिड, और इसका सॉल्ट कौन है, CH3COO-। तो यहां क्या होता है बेटा, पीएच इक्वल टू कितना होता है, pK प्लस लॉग ओवर सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरीके से अगर बेसिक बफर हुआ तो POH निकल के आएगा, और एक पार्ट किसका निकल के आता है, सॉलिबिलिटी का, ठीक है। और सॉलिबिलिटी में भी दो केस है, अगर आपको याद हो तो। सॉलिबिलिटी में अपन क्या करते हैं, कोई भी सॉल्ट लेते हैं MXNY, ये किस में जाएगा, XM प्लस वाई और प्लस YN माइनस एक्स, है ना। इसका एस अमाउंट डिसॉल्व होगा तो इसका कितना बनेगा, XS, इसका कितना बनेगा, YS। अब तुम मुझे खुद बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आपने ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा है, पढ़ा है ना। इसमें अगर मैं ये बाहर से ऐड कर दूं तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं YN ऐड कर दूं तो भी बैकवर्ड। अगर मैं इसको खा जाऊं फॉरवर्ड और इसको खा जाऊं तो भी फॉरवर्ड। इसको खाने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स बना दो, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, डी ब्लॉक के मेटल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो अगर किसी का कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ लफड़ा चल रहा है तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड, यानी सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तुम सोचो AgCl क्या था, इनसॉल्युबल, लेकिन AgCl को एक्वस NH3 में डालोगे तो क्या हो गया, या NH3 में डालोगे तो क्या हो गया, NH3 क्या करता है, NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं जैसे AgCN है, AgCN क्या है, वैसे तो इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर तुम pH बढ़ा दो तो क्या होगा। अच्छा, ये तो देखो समझ में आ गया ना, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कहानी हो गई। दूसरा, इसको खाने का तरीका क्या है, इसको खाने के दो तरीके, क्या, पहला तो क्या है, इसको किसी के साथ रिएक्ट करा के, N-X को किसी के साथ रिएक्ट करा दो, ऑक्सीडाइज करा दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने सुना होगा ना, कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने सुना होगा, कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, कभी कभी डाइल्यूट में नहीं होता तो कॉन्सेंट्रेट में हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेट में भी नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में तो कर ही देते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में क्यों कर देते हैं, क्योंकि NO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो साला रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ, है ना, ठीक है। और वो अगर रिएक्ट करेगा, इसका मतलब N-X की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड, सॉलिबिलिटी बढ़ गई, है ना। दूसरा तरीका क्या है, एसिड में डाल दो, एसिड में डालोगे तो क्या होगा, HXN, क्या हो गया बेटा, ये आपके पास HXN बन गया, और ये अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो क्या होगा, उड़ता जाएगा, ये उड़ता जाएगा तो ये कंज्यूम होता जाएगा, ये कंज्यूम होता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी, या इस रिएक्शन को बहुत आगे ले जाओ, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन पूरी की पूरी 100% पूरी हो जाए, तब भी क्या होगा, अगर ये रिएक्शन पीछे आ ही नहीं रही है, ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, फॉरवर्ड आएगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी पीएच बढ़ा दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। इसीलिए अपन बोलते हैं डाइल्यूट में नहीं हुआ तो कॉन्सेंट्रेट में होगा, कॉन्सेंट्रेट मतलब ज्यादा H+, ठीक है। और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो दोनों काम करो, एसिड भी डालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालो, तो दो रिएक्शन आगे खींचेगी, दो रिएक्शन आगे खींचेगी तो
डबल इंजन वाली सरकार, तेजी से देश आगे बढ़ेगा, मतलब तेजी से वो सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। समझ में आई नहीं है? तो आप अपनी देखो, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस आएगी आपकी जब आप बहुत तेजी से, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छे सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अभी इसमें भी क्या है, मैंने मतलब आपको क्लास में कराए हुए क्वेश्चन हो गए जब टाइट्रेशन पढ़ते थे अपन, है ना। तो टाइट्रेशन में अपन ने चालू किया था 20 ml फलाना फलाना से चालू किया, और 20 ml अपन ऐड करते गए, 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml ऐसे करके, और लास्ट में अपन आते गए तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई। अरे है ना, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं इसी में, तो क्या होगा बेटा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 20 ml क्या है, 0.1 मोलर CH3COOH, इसको टाइट्रेट किया किसके साथ, VML 0.1 मोलर NaOH के साथ, तो क्या होगा। और अगर V 0 है इसका मतलब क्या है, सिर्फ ही है एसिड। अगर V 2 ml है इसका मतलब क्या होगा, बेस भी डाला एसिड भी डाला, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। अरे हाँ है ना, और रिएक्शन होके क्या बनाएगा, CH3COONA और साथ में वाटर, क्या होगा, 2 मोल इसके 0.2 इसके, तो क्या होगा भैया, बफर बनने लगेगा दोनों, और ऐसे बनता जाएगा, और जैसे ही मैं V20 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके भी दो इसके भी दो, इसका क्या बनेगा, सिर्फ ये बनेगा। समझ में नहीं आया, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो जो एक क्वेश्चन में ही सारी कहानी आपके सामने रख दे, पूरा चैप्टर आपके सामने रख दे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे और जब करने लगोगे, एक बार तो देखो थ्योरी नोट्स आपके पढ़े होने चाहिए, और थ्योरी नोट्स पढ़ने में मुझे लगता है कि 1-2 घंटे 3 घंटे से ऊपर किसी भी चैप्टर में नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है इसका मतलब आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो कोशिश करनी है नोट्स अपने अच्छे से हो जाए, एनसीईआरटी अपने से अच्छे हो जाए, पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल के तो करो, लास्ट के 21 से 25 तक कर लो, नहीं होता है तो एटलीस्ट 1 साल के तो अपन पूरे पूरे कर लो, ताकि आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स करोगे तो आप देखोगे, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगा कि 70 to 75 मार्क्स जेई मेंस में, एडवांस में, मेंस में 70 to 75 मार्क्स अभी भी आ सकते, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है, नोट्स आपके पास, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू में एटलीस्ट 5 साल, नहीं तो 1 साल का करके नोट्स पीवाईक्यू के अंदर मार्किंग करो कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और करके देखना, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ेंगे। बताओ, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है कि कैसे और प्लान किया जा सकता है। अच्छा, या फिर मेरे दिमाग में एक चीज और है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, किसी के पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी हो जो और भी बेस्ट हो सकती है, या फिर किसी ने ऐसा लगता है कि यार मैंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जो बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के पास है, एनीवन? हाँ, नहीं नहीं मेरा वाला नहीं, अपना वाला, कोई कोई नहीं, किसी का एक अपना चल रहा हो, कई लोग होते हैं ना अपना यूनिक करते रहते हैं। मिक्सिंग ऑफ चैप्टर जो करते हैं वो भी एक पॉसिबिलिटी है, 2-3 चैप्टरों को एक साथ मिक्स करके पढ़ लिया, ठीक है। मोल इलेक्ट्रो रिडॉक्स एक दिन में खत्म कर लिया, उसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। थर्मोडायनेमिक्स एक्लेरम एक साथ खत्म किया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर डाले। थर्मोडायनेमिक्स में भी थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है। आप देखोगे, आप पाओगे बॉम्ब कैलोरीमीटर से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो करके जाना है। ऐसे बस एक बार पढ़ोगे ना, एक बार देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा साला यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेकार टॉपिक है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो फिर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सावधान रहना, सतर्क रहना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।